नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीजे क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हमारी हिंदी की क्लास स्टार्ट होने जा रही है और हम इसमें हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है और हमारी क्लास पसंद आती है या हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आता है, तो प्लीज अपना एक महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें और हमें बताएं कि हमारा और आगे कितना अच्छा प्रयास हम कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला में आज हम पढ़ने वाले हैं केवल और केवल स्वर, ताकि ये क्लास बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इस क्लास को दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम इसमें पढ़ने वाले हैं स्वर और दूसरे पार्ट में हम इसको व्यंजन में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और एक चीज मैं आपसे पहले ही बता देना चाहता हूँ, इसकी हमने लगभग पहले ही थोड़ी सी प्रिपरेशन कर ली थी और पीडीएफ हमने बना ली थी, ताकि थोड़ा सा समय कम लगे, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो जाए, उसके हिसाब से हमने उसको थोड़ा सा क्रिएट किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास। तो पढ़ेंगे हम वर्णमाला। सबसे पहले तो वर्णमाला की परिभाषा ही आती है। क्या होती है वर्णमाला? देखिए बच्चों, वर्णमाला वर्णों या अक्षरों के सुव्यवस्थित समूह को कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो वर्णमाला वर्णों का एक सुव्यवस्थित क्रम होता है, जिसको एक सही क्रम में दर्शाया गया होता है। अगर हम वर्णमाला के अलावा बहुत सारे वर्ण ले लें, जिनको हम एक निश्चित क्रम में ना लिखकर अलग अलग क्रम में ही लिख देते हैं, तो उनको वर्णमाला नहीं कहा जाएगा। वर्णमाला में एक सिस्टम होता है, जिसमें हम सबसे पहले तो स्वर और उसके बाद व्यंजनों को एक सही तरीके से व्यवस्थित करते हैं, जिसमें स्वरों का भी एक निश्चित क्रम होता है। ए, अ, ई, उ, री, ए, ओ। ये हमारे कुल व्यय हो गए, स्वर हो गए हैं। उसके बाद में आते हैं व्यंजन। व्यंजनों को हम भी लिखते हैं, जैसे पहले क वर्ग आएगा, फिर च वर्ग आएगा, फिर ट वर्ग आएगा, फिर त वर्ग आएगा। तो इस तरीके से इन सभी वर्णों को हम एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। यदि हम इनको इस तरह से ना लिख करके किसी और क्रम में लिख देते हैं, यथा जैसे के, चे, ने, पे, के, न, तो देखिएगा ये भी सारे के सारे वर्ण ही है, लेकिन इनका एक निश्चित क्रम या सही क्रम नहीं है, इसीलिए इनको वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। इनको क्या कहेंगे फिर? क्योंकि सारे के सारे ये भी वर्ण ही है, तो इनको हम वर्णमाला नहीं कहेंगे, तो फिर क्या कहेंगे? तो इनको कहा जाएगा वर्ण समूह। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वर्णों का एक सार्थक क्रम ही वर्णमाला कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो मैं जानता हूं कि आपको वर्णमाला की परिभाषा समझ में आ गई होगी। तो चलिए इससे आगे चलते हैं हम वर्णमाला के अपने दूसरे टॉपिक पर। दूसरे टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं वर्णों के एक बेसिक से टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे कि वर्णमाला किन किन चीजों से मिलकर बनी है और भाषा के सबसे निर्माणक तत्व क्या होते हैं। तो निर्माणक तत्वों में सबसे पहले ये कुछ टॉपिक आते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे ध्वनि क्या होती है, ध्वनि और वर्ण में कितना अंतर होता है, अक्षर किसे कहते हैं। अक्षर बच्चे बहुत ज्यादा जो गलती करते हैं वो वर्ण और अक्षर को पहचानने में करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है ध्वनि। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है। ध्वनि को केवल बोला और सुना जा सकता है। ध्वनि को केवल और केवल देखा और सुना जा सकता है। इसको
ध्वनि को केवल और केवल सुना जा सकता है और बोला जा सकता है, इसको लिखा नहीं जा सकता है। सिंपल सी। अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण की बात करते हैं तो वर्ण केवल भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई है। अगर हम वर्ण की बात करें तो सिंपल सा जो भी ध्वनि बोली जाती है या जिसका हम उच्चारण कर सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं और सुन सकते हैं, यदि उसको लिपिबद्ध रूप में गठित कर दिया जाए तो उसको हम वर्ण कहेंगे। जैसे हम एक ध्वनि बोलते हैं ए, तो उस ए ध्वनि को हम अगर लिपि में बांध दें तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं और उसको देखा भी जा सकता है। ए, आ, ई, उ आदि, ये सारी की सारी ध्वनियां ना केवल हम बोल सकते हैं बल्कि इनको पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा बनती है, ध्वनि की परिभाषा बनेगी, ध्वनि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है और वह एक मौखिक इकाई है जिसको केवल और केवल बोला जा सकता है और सुना जा सकता है। वहीं वर्ण की बात कर ली जाए तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है जिसको हम देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये बहुत आसान से टॉपिक है जो दो बच्चों को आराम से समझ में आ जाते हैं। बात करते हैं अक्षर की। अक्षर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है जिसमें अंतर करना थोड़ा सा दिक्कत भरी बात होती है। बहुत सारे बच्चे इस चीज के लिए बहुत कंफ्यूज होते हैं कि अक्षर में और ध्वनि वर्ण में क्या अंतर है। ज्यादातर लोग ध्वनि वर्ण और अक्षर को एक ही मान लेते हैं, लेकिन इनमें बहुत अंतर होता है। आइए जानते हैं। तो अक्षर की जो परिभाषा है विद्वानों ने दी है वो क्या है? नैच्छरति इति अक्षरम, अर्थात जिसका क्षय न हो, अर्थात जो नश्वर हो, शाश्वत हो और जिसका विनाश न हो, वही अक्षर है। तो जिस प्रकार से हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि और मौखिक इकाई और लिखित इकाई वर्ण थी, उसी प्रकार से भाषा की एक छोटी इकाई अक्षर भी होती है। ठीक, अब इसमें और वर्ण में कितना अंतर है? तो सामान्यतः बात करें तो सभी के सभी स्वर जो थे, सभी स्वर व स्वर रहित व्यंजन वो थे हमारे ध्वनि। यदि बोले जा रहे थे तो ध्वनि कहलाएंगे और अगर लिपिबद्ध रूप में थे तो वे वर्ण कहलाते थे। क्लियर? अगर इतनी बात समझ में आ रही हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जी, क्या कहा हमने कि सारे के सारे स्वर और सभी स्वर रहित व्यंजन, अर्थात जिन व्यंजनों में स्वर नहीं होता वे केवल ही ध्वनि और वर्ण कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वे सारे के सारे स्वर, सभी स्वर प्लस सभी स्वर सहित व्यंजन, सभी स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे के सारे स्वर हैं वो सारे अक्षर होते हैं और स्वरों के अलावा सभी व्यंजन जिनमें कोई ना कोई स्वर जुड़ा होता है वो भी अक्षर ही कहलाएंगे। जिस प्रकार से यथा ए, आ, ई, उ, ये आदि सारे के सारे स्वर अक्षर है। उसके अलावा व्यंजन भी जिनमें क, ख, ग, घ, ना, ये जिनके अंदर कोई ना कोई स्वर जुड़ा है वो भी अक्षर ही कहलाएंगे। जैसे ये हो गए हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अक्षर और भी हो सकते हैं, जैसे का, की, के, को आदि, ये भी सभी अक्षर ही है। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि कोई एक शब्द दे दिया जाए उसमें कितनी ध्वनियां या वर्ण होंगी और कितने अक्षर हो सकते हैं,
तो थोड़ा पहचानने में बच्चों को दिक्कत होती है। आइए क्वेश्चन करते हैं एक एग्जांपल। जैसे कि हमने एक शब्द लिख लिया है राकेश। राकेश शब्द में आपको बताना है कि इसमें कितने अक्षर हैं और कितनी ध्वनियां हैं। क्लियर? तो एक एग्जांपल मैं करके दिखा देता हूं, बाकी आपको एक दो सवाल दिए जाएंगे, वो आप कमेंट में करके हमें बताएंगे कि इसमें कितनी ध्वनियां और कितने वर्ण होंगे। क्लियर? तो जैसे कि हम जानते हैं अक्षर जो होते हैं वो स्वर और स्वर सहित व्यंजन कहलाते हैं। तो इस शब्द में कितने अक्षर होने वाले हैं? एक अक्षर हुआ रा, दूसरा अक्षर हुआ के और तीसरा अक्षर हुआ श। तो इसमें कुल मिलाकर अक्षर हुए 3। और बात करें इसी एक शब्द में कितनी ध्वनियां या वर्ण हैं, तो ध्वनियां तो हम कह नहीं सकते क्योंकि हम बोल रहे हैं, लेकिन वर्ण हो सकते हैं। वर्ण कितने होंगे? तो प्रत्येक व्यंजन को, प्रत्येक अक्षर को ध्वनियों में तोड़ना होगा। सबसे पहले हम तोड़ते हैं रा को, तो रे पे हलंत लगाएंगे, यहां से निकालेंगे आ। कै पे हलंत लगाएंगे और यहां लगाएंगे ए, और बाद में लिखेंगे श, और श में हलंत लगाएंगे ए। तो यहां से निकलकर आएगा एक स्वर। तो इस तरीके से हम काउंट करेंगे कितने इसमें ध्वनियां और वर्ण बने। तो 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह राकेश शब्द में 3 तो अक्षर हुए हैं और 6 यहां पर वर्ण हुए हैं। क्लियर? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप कमेंट में ये बताना है कि आने वाले 2 शब्द मैं आपको देने वाला हूं, इसमें कितनी ध्वनियां और कितने वर्ण होने वाले हैं। तो पहला वर्ण शब्द जो है वो लिखेंगे, सॉरी, आध्यात्मिक शिष्य। इन 3 शब्दों में आपको बताना है कि कितने इन 3 शब्दों में अक्षर हैं और कितनी इनमें ध्वनियां या वर्ण है। यदि आप ये सब ठीक कर गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे शब्द क्या होता है? अगर हम बात करते हैं शब्द की, तो शब्द भाषा का सबसे छोटा शब्द, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई होती है। जैसे बहुत सारे या 2 से अधिक वर्णों के 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनता है, जो कोई ना कोई अपना एक अर्थ रखता है, उसे शब्द कहा जाता है। शब्द, जैसे मैंने कुछ शब्द वर्ण जोड़ लिए और उससे हम एक शब्द बनाने वाले हैं, तो कैसे बनेगा? जैसे हमने एक शब्द लिखा है रा धन में, तो एक अक्षर ये हुआ, दूसरा अक्षर ये हुआ, और एक किसी न किसी विशेष अर्थ की अभिव्यक्ति करता है। कोई ना कोई इसका अर्थ अवश्य होता है, इसीलिए इसको वर्णों का मेल से बना हुआ एक शब्द कहा जाएगा। दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे रा, के और श, तो ये हो गया हमारा एक शब्द। सिंपल सी परिभाषा है, वर्णों के मेल से जब कोई एक सार्थक ध्वनि निर्मित होती है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है, उसको शब्द कहा जाता है। क्लियर? जिसमें कोई भी शब्द की व्याकरण कोटि अलग अलग हो सकती है। व्याकरण कोटि एक टॉपिक होता है जिसको हम समझाएंगे अगली क्लास में, आगे को किसी क्लास में, कि व्याकरण कोटि क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है व्याकरण कोटि। व्याकरण कोटि, जैसे मैं तुमसे पूछने लगूं कि इन दोनों शब्दों की व्याकरण कोटि क्या है, तो इन दोनों शब्दों की व्याकरण कोटि होती है संज्ञा। सिंपल सी परिभाषा, इसकी और डिटेल में भी जाएंगे आगे किसी क्लास में। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि हम पढ़ेंगे तो व्याकरण कोटि हम सबसे पहले जानेंगे कि व्याकरण कोटि क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों यहां तक समझ में आ गया है, तो फिर इसके बाद में चलते हैं हम अगले वाले टॉपिक पर। क्या होगा? रिपीटिंग एक्सपोर्ट हो गया, गलत टच हो गया।
हाँ जी बच्चों, अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम पढ़ने वाले हैं पद और वाक्य। पद और वाक्य क्या कहलाते हैं, तो हम पहले पढ़ेंगे पद। किसे कहते हैं पद? तो पद की परिभाषा सामान्यतः शब्दों को जब हम वाक्य में प्रयोग कर लेते हैं तब वे वाक्य कहलाते हैं, ओ पद कहलाते हैं, सॉरी। यथा हमने एक वाक्य लिखा, सुरेश कल स्कूल जाएगा। तो दिया हुआ वाक्य कितने शब्दों या पदों के मेल से बना हुआ है? 1 2 3 4। तो सिंपल सी बात है, ये 4 अलग अलग शब्द हमने एक सही तरीके से जोड़ लिए हैं, जिससे किसी ना किसी पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति हो रही है। क्लियर? अब ये 4 शब्द जो हमने एक साथ जोड़ करके एक कथन बनाया है, अब ये चारों के चारों शब्द नहीं कहलाएंगे, अब इनको क्या कहेंगे? पद। तो ये वाक्य में प्रयोग होने के बाद में शब्द नहीं रहे हैं, अब इनको हम पद कहेंगे। तो सिंपल सी परिभाषा बनती है, वाक्य पदों के योग से बनता है, ना कि शब्दों के योग से। तो पदों की परिभाषा हो जाएगी। क्लियर? अब बाद में अंत में बचा है एक टॉपिक हमारा वाक्य। तो वाक्य की परिभाषा क्या होती है? वाक्य की परिभाषा होती है पदों 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक पदों के मेल से जब एक पूर्ण जब एक अर्थपूर्ण कथन बनता है उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात वाक्य की परिभाषा में आ सकता है कि वाक्य एक ऐसा कथन होता है जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाक्य भाषा की एक पूर्ण इकाई होता है। कैसी इकाई होता है? पूर्ण इकाई। वाक्य भाषा की एक पूर्ण इकाई होता है, सिंपल सी बात है। तो आइए मैं समझता हूं कि आपको ये टॉपिक हमारे सारे के सारे समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा ध्वनियां क्या होती हैं, ध्वनि के बाद में पढ़ा वर्ण किसे कहते हैं, फिर अक्षर, अक्षर के बाद में हमने जाना कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द के बाद पद, और पद के बाद वाक्य क्या होते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल में है। यदि आपको एक बार में इन चीजों को समझ में नहीं आता है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, आपको बहुत आसानी से ये टॉपिक समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला और वर्णमाला के कुछ अंग। तो वर्णमाला में बात करेंगे कुल वर्णों की संख्या की। तो देखो वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 53 है। कितनी है? 53। हालांकि कुछ समय पहले वर्ष 2025 तक इनकी संख्या 52 हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में एक नया व्यंजन जो विशिष्ट व्यंजन के नाम से जाना जा रहा है उसको वर्णमाला में ऐड किया गया है, और अब वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या हो गई है 53। और ये विशिष्ट वर्ण जो है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है, जिसको ला मतलब 2 ला के बराबर इसको ध्वनि दी जाती है। अंग्रेजी में अल 2 ला के बराबर ध्वनि इसकी पुकारी जा रही है। ठीक है, उसके अतिरिक्त हम बात करें वर्णमाला में कुल स्वरों की, तो कुल स्वर होते हैं हमारे 11, कुल व्यंजन होते हैं हमारे 39, और 2 होते हैं अयोग्य।
इस तरह टोटल वर्णों की संख्या हो जाती है वामन 52 सॉरी। अब बात करते हैं इसमें स्वरों की। तो स्वर हमारे कितने होते हैं? अगर हम बात करें प्राचीन काल में लेखन के आधार पर, तो लेखन के आधार पर इनकी संख्या होती थी 13। और वर्तमान काल में अगर हम इनके कुल स्वरों की संख्या मानते हैं तो कुल स्वर होते हैं हमारे 11। अब 11 क्यों हो गए हैं? 11 इसलिए हो गए हैं क्योंकि इसमें से 2 अयोगवाह निकाल दिए गए हैं। परिभाषा समझेंगे इनकी, अयोगवाह किन्हें कहते हैं, क्यों कहते हैं, लेकिन सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये 11 स्वर। स्वरों की परिभाषा जानेंगे, लेकिन 11 जो स्वर हैं वो कौन कौन से हैं? ए, आ, ई, ऊ, री, ए, और ओ। ये हमारे 11 स्वर हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ये स्वर हैं 11, इनमें से किन किन स्वरों की मात्रा होती है, या मात्रा कितने स्वरों की होती है? तो मात्रा होती है केवल 10 स्वरों की। कैसे? सबसे पहले तो ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए की कोई मात्रा नहीं होती। कारण क्या है? कारण है क्योंकि ए एक ऐसा स्वर वर्ण है जो प्रत्येक व्यंजन को पूर्ण करने में पहले से ही समाप्त हो चुका है। इसीलिए ए को शहीद वर्ण का दर्जा भी दिया जाता है। ए को क्या कहते हैं? शहीद वर्ण। देखा होगा आपने, जब भी हम वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें सारे के सारे वर्णों को इस तरह से ही लिखा जाता है, कै, खे, गे, घे, आना। ठीक है, और इन सभी वर्णों में किसी जगह पर भी हलंत नहीं लगाया जाता। कारण क्या है कि ये सारे के सारे वर्ण अपने साथ एक स्वर को जोड़े हुए हैं, और वो स्वर कौन सा है? ए। इसीलिए ए की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, और ए प्रत्येक व्यंजन वर्ण को वर्णमाला में पूर्ण करता है। इसीलिए इसको नाम भी क्या दिया गया है? शहीद वर्ण। उसके अलावा हम बात करें प्रत्येक व्यंजन वर्ण की अपनी एक मात्रा, और स्वर वर्ण की अपनी एक मात्रा होती है। जैसे आ की मात्रा हो गई है, ये छोटी ई की मात्रा हो गई है, ये बड़ी ई की मात्रा हो गई है, ये ऊ की, ये बड़े ऊ की, ये री की मात्रा हो गई है। उसके बाद ये अय की मात्रा है, ये औ अय की मात्रा है, ये औ की मात्रा, और ये ओ की मात्रा। इस तरीके से कुल 10 वर्ण हैं जिनकी अपनी मात्रा होती है। 11 कुल स्वर हो गए हैं, और 10 स्वर वो जिनकी अपनी कोई मात्रा होती है। क्लियर है बच्चों? इसके बाद में हम ये व्यंजन वाला टॉपिक की, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, व्यंजनों के प्रकार में कौन कौन से रूप आ जाते हैं, वो सब हम व्यंजन वाले टॉपिक में ही पढ़ने वाले हैं। तो आगे चलते हैं और हम पढ़ते हैं अब स्वरों की परिभाषा। देखो बच्चों, स्वरों की परिभाषा बहुत सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन अक्सर हम इसकी परिभाषा को शॉर्ट रूप में पढ़कर ही निकल जाते हैं, लेकिन इसकी पूरी डिटेल हमें जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी टॉपिक को आधा अधूरा पढ़ते हैं तो उससे हमारा ज्ञान अधूरा ही रहता है। हम कोशिश करते हैं कि कभी भी किसी बच्चे को आधी अधूरी जानकारी ना मिले। तो क्या होती है स्वरों की और व्यंजनों की परिभाषा? आइए इसको गहराई से समझते हैं। सबसे पहले स्वरों की परिभाषा ये तो सभी जानते हैं कि जो ध्वनियां या वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं और उनको उच्चारित करने में किसी अन्य ध्वनि या वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वर कहलाते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, हम व्यंजनों को ले लें तो व्यंजन वर्ण वो वर्ण होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए कहीं ना कहीं किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, हम कहें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। साफ लिखी हुई परिभाषा, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है तथा व्यंजनों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से ऐसे वर्ण होते हैं जो बिना किसी की सहायता के उच्चारित नहीं हो सकते, तो वो व्यंजन वर्ण होते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, जब हम स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों का उच्चारण काफी देर तक संभव होता है। उनकी छोटी ध्वनियां भी होती हैं और लंबी ध्वनियां भी होती है। जैसे हम पढ़ते हैं ए, और ए के बाद में एक बड़ी ध्वनि भी उसकी बोल देते हैं आ,
तो आ का उच्चारण काफी देर तक संभव होता है। लेकिन अगर हम किसी स्वर रहित व्यंजन को उच्चारित करना चाहें तो उसका उच्चारण बहुत देर तक नहीं हो सकता। हम कैसे उच्चारित करेंगे? क ख ग घ। लेकिन इसका इससे ज्यादा लंबा उच्चारण बिना स्वर की सहायता संभव नहीं होता। तो सिंपल सी परिभाषा है, उच्चारण स्वरों का देर तक संभव होता है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में ज्यादा समय नहीं लगता है। क्लियर? तीसरी बात है, स्वर जो होते हैं वो स्वर आघात वहन करने की क्षमता रखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट पॉइंट है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आपने कभी शायद सुना भी ना हो। तो स्वर जो है वो स्वर आघात वहन करने की क्षमता रखते हैं। अब स्वराघात क्या होता है? ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। तो स्वराघात का मतलब होता है कि जब भी हम किसी ध्वनि को या किसी शब्द को उच्चारित करते हैं तो शब्द के अंदर किसी ना किसी एक वर्ण पर ज्यादा जोर पड़ता है, ज्यादा बल पड़ता है। तो वो वर्ण या वो ध्वनि जिसके ऊपर ज्यादा जोर पड़ता है वो ही स्वर आघात वहन करने वाला वर्ण होता है। जैसे मैं कहने लगूं, एक शब्द लिख देता हूं मैं, युद्ध। ठीक, तो युद्ध शब्द में पहला वाला जो वर्ण है यू, तो इस पर काफी देर तक हम ध्वनि को खींचते हैं और धा एकदम से बोल देते हैं। इसका मतलब क्या है? ये यू, ये में जो ऊ जुड़ा हुआ है इस पर बल पड़ रहा है। दूसरा है समय। तो देखो हमने जब समय बोला तो इस सा को कितना खींच करके बोला गया है? खींच कर बोला गया है समय। और सा चूंकि एक व्यंजन वर्ण है इसीलिए सा से तो बहुत ज्यादा ध्वनि खींची नहीं जा सकती। इसका मतलब क्या है? सा में जुड़ा हुआ है आ, इसीलिए इस एक स्वर वर्ण के कारण इस पर स्वर आघात हुआ है, इसको खींच करके बोला गया है। तो सिंपल सी बात, जितने भी स्वर होते हैं वो सारे के सारे स्वर आघात वहन करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन व्यंजनों में स्वर आघात वहन करने की क्षमता नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आगे, स्वर अक्षरिक होते हैं और व्यंजन अक्षरिक नहीं होते। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं कि स्वर अक्षरिक कैसे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने आपको बताया था कि अक्षर क्या होते हैं। अक्षर क्या होते हैं? तो अक्षरों में हमने जाना कि सभी स्वर और सभी स्वर सहित व्यंजन क्या कहलाते हैं? वे अक्षर कहलाते हैं। सारे के सारे स्वर और सारे स्वर सहित व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये स्वर जो होते हैं उनमें अक्षर को निर्मित करने की क्षमता होती है, इसीलिए सारे के सारे स्वरों को अक्षरिक बताया गया है। वहीं अगर हम बात करें व्यंजनों की तो व्यंजन जो होते हैं वो अक्षरिक नहीं होते हैं, इनको अक्षर के रूप में नहीं जाना जाता। अब जैसे मैं कहने लगूं, एक वर्ण लिख रहा हूं, मैं व्यंजन वर्ण लिख रहा हूं क्या, और इसके नीचे हलन लगाया है, है इसके नीचे हलन लगाया है, ग इसके नीचे हलन लगाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये केवल और केवल हम अगर उच्चारित कर रहे हैं तो ध्वनियां कहलाएंगे, और अगर हमने इनको लिपिबद्ध कर दिया है, लिख लिया है, तो ये वर्ण कहलाएंगे, ये अक्षर नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम ये बात जान सके हैं कि अक्षर जो होते हैं वो केवल और केवल स्वरों की सहायता से ही बन सकते हैं या स्वर ही हो सकते हैं, इसीलिए सारे के सारे स्वर अक्षरिक होते हैं, वहीं व्यंजन अक्षरिक नहीं होते हैं। अगली बात, सारे के सारे स्वर जो है वो सघोष होते हैं। अब हम घोष और अघोष की परिभाषा भी जानेंगे। घोष और अघोष का क्या मतलब है? घोष का तात्पर्य होता है कंपन या नाद। जब भी हम किसी व्यंजन या स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारी मुख्य इंद्रियों में एक कंपन होता है, एक वाइब्रेशन होती है। ठीक है, तो जितनी ज्यादा वाइब्रेशन होगी उसके आधार पर हम वर्ण का घोष और अघोष होने का निर्धारण करते हैं। यदि घोष मतलब मुख में कंपन हो रहा है तो वह वर्ण हमारा घोष कहलाएगा, यदि कंपन नहीं हो रहा है तो वह वर्ण हमारा अघोष कहलाएगा। तो हम बात करें स्वरों की, तो स्वरों को उच्चारित करते समय ध्वनि तीव्र निकलती है, थोड़ी बड़ी निकलती है, इसलिए सारे के सारे स्वर वर्ण हमारे सघोष होते हैं। वहीं अगर हम व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन हमारे सघोष भी होते हैं और अघोष भी होते हैं। व्यंजन हमारे घोष और अघोष दोनों प्रकार के होते हैं।
बात करें स्वरों के अल्प प्राण और महाप्राण होने की, तो जितने भी हमारे स्वर हैं वो सारे के सारे अल्प प्राण होते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय मुख से वायु अर्थात प्राण थोड़े से कम निकलते हैं, वायु कम निकलती है, इसीलिए सारे के सारे स्वर अल्प प्राण होते हैं। वहीं अगर बात करें व्यंजनों की, तो व्यंजन हमारे अल्प प्राण और महाप्राण दोनों होते हैं। उम्मीद करता हूं स्वर और व्यंजनों में इतना अंतर आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अयोगवाह की। क्या होते हैं अयोगवाह? प्यारे बच्चों, इन शब्दों की, इस शब्द की परिभाषा इस शब्द के अंदर ही निहित है। सबसे पहले लिखा हुआ है अ योग प्लस वाह, अर्थात ये वो ध्वनियां या वर्ण है जो ना तो स्वरों का योग वहन करती हैं और ना ही व्यंजनों का योग वहन करती हैं। आपने देखा होगा इनको किसी भी वर्ण के साथ में ना तो स्वरों के साथ रखा जाता है और ना ही व्यंजनों के साथ, इनको बिल्कुल स्वतंत्र माना गया है। ठीक, तो इसीलिए कहा गया है कि ये दोनों ही अयोगवाह हैं, ना तो स्वरों का योग वहन करते हैं और ना ही व्यंजनों का योग वहन करते हैं। अब ये दो होते हैं, कौन कौन से? एक तो है जिसके ऊपर बिंदी लगी होती है, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ठीक, और दूसरा होता है विसर्ग। अब कैसे पता करें कि ये ना तो स्वरों का योग वहन करते हैं और ना ही व्यंजनों का योग वहन करते हैं? तो हमने देखा होगा कि ये दोनों ही वर्ण कभी तो स्वरों के साथ हमें जुड़ जाते हैं और कभी व्यंजनों के साथ जुड़ जाते हैं। क्लियर है? जैसे हम बात करें इस अनुस्वार की, तो देखो एक शब्द आया है चंचल, तो यहां पर ये व्यंजन के साथ जुड़ गया है। एक शब्द आया है हमारा अंगूर, तो यहां पर ये स्वरों के साथ जुड़ गया है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ये जो अयोगवाह शब्द है पूरी तरीके से ना ही तो स्वरों का योग वहन करते हैं और ना ही पूरी तरीके से व्यंजनों का, फिर भी उसके बावजूद भी ये वर्णमाला में जोड़े गए हैं, इसीलिए इनको अयोगवाह नाम दिया गया है। दूसरी तरफ बात करें विसर्ग की, तो विसर्ग जो है अंत में है की आवाज देता है, स्वर और व्यंजनों के साथ में प्रयोग कर लिया जाता है। दोनों ही वर्ण हमारे अयोगवाह कहलाते हैं, दो होते हैं अयोगवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ जी, हम बात करते हैं अनुस्वार और अनुनासिक की। तो बच्चों को इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि क्या अंतर होता है अनुस्वार और अनुनासिक में। तो देखिए पढ़ते हैं परिभाषा। सबसे पहले तो अनुस्वार जो है यह व्यंजनों की प्रकृति होती है। किसकी? व्यंजनों की प्रकृति होती है अनुस्वार। वहीं अगर अनुनासिक की बात करें तो अनुनासिक स्वरों की प्रकृति होती है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार कि हम कोई एक पंचम वर्ण लिख लेते हैं, जैसे कि हम किसी शब्द को लिख रहे हैं और उसमें लिखा हुआ है संबंध, तो प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, आधा मैं और आधा न, ये एक किसी न किसी व्यंजन वर्ग के अंतिम वर्ण है। अब इनको वर्तमान रूप में हम अनुस्वार के रूप में लिख लेते हैं, अंकी बिंदी के रूप में लिख देते हैं। कैसे? जैसे संबंध। क्लियर है बच्चों? ठीक, तो हमने लिखा है कि अनुस्वार जो है वो व्यंजनों की प्रकृति होती है, वहीं अनुनासिक जो होते हैं वो स्वरों की प्रकृति होती है। आपने देखा होगा यहां बहुत सारे शब्द यदि हम लिख लेते हैं तो वो अंकी बिंदी के साथ भी लिख लिए जाते हैं, लेकिन अनुनासिक को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। अनुनासिक क्या होते हैं? जैसे ए, ई और उ, ये होते हैं हमारे निरअनुनासिक। वहीं अगर मैं इनके ऊपर एक चंद्र बिंदु लगा दूं तो ये हो जाएंगे हमारे अनुनासिक। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि ये जो जितने भी अनुस्वार होते हैं उनको बिंदी रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अभी जैसे हमने बताया कि ये हमारे पंचम वर्ण है और किसी भी शब्द के बीच में यदि पंचम वर्ण आ जाता है तो उसको अंकी बिंदी के रूप में वर्तमान में लिख लिया जाता है, लेकिन इनको अपने ही रूप में लिख सकते हैं, चंद्र बिंदु को किसी और रूप में नहीं लिखा जा सकता। हम बात करते हैं अगले की। अनुस्वार एक अलग ध्वनि माना गया है, ये बहुत मोस्ट पॉइंट है। जब हम छंद पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि जब भी किसी
ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर वाले वर्ण के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ होगा, अंकी बिंदी लगी होगी, तो उसकी हम 2 मात्राएं काउंट करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि अनुस्वार को हिंदी में एक अलग ध्वनि माना जाता है। क्या माना जाता है? एक बिल्कुल सेपरेट अलग ध्वनि माना जाता है, और इसीलिए उस अनुस्वार के साथ में यदि कोई ह्रस्व वर्ण के साथ में भी अनुस्वार लगा हुआ हो तो उसकी 2 मात्राएं मानी जाती हैं। उसके बाद में ये जो अनुस्वार होते हैं वो स्वरों से बिल्कुल स्वतंत्र और अलग ध्वनि होते हैं, लेकिन अनुनासिक स्वतंत्र ध्वनियां नहीं होते, वो स्वर ही होते हैं। आगे, अनुस्वार एक संज्ञा शब्द है। ये बहुत पॉइंट मोस्ट है कि अनुस्वार तो एक संज्ञा शब्द है जो कि किसी एक शब्द का नाम ही है। जो प्रत्येक व्यंजन वर्ग है उसका पंचम वर्ण, उसका नाम ही होता है अनुस्वार। ठीक है, लेकिन अनुनासिक जो है, ये अनुनासिक वो एक विशेषण शब्द है। कैसे? हम कह सकते हैं कि हाँ, हमने हमारे पास ये जो वर्ण है ए आ चांद लिखा हुआ है, ये जो वर्ण है वो सारे के सारे कैसे वर्ण है? हमारे अनुनासिक वर्ण है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई शब्द किसी दूसरी चीज की विशेषता बता दे तो वो विशेषण हो जाता है। क्लियर? तो इस तरह से अनुनासिक एक विशेषण शब्द है, जबकि अनुस्वार एक कैसा शब्द हो गया है? अनुस्वार हो गया है एक संज्ञा शब्द। ठीक है, आगे अगर हम बात करें अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण होता है केवल और केवल नाक से। अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, वहीं अनुनासिक का जो उच्चारण होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। ये बहुत मोस्ट पॉइंट है बच्चों, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि इनका उच्चारण कहां से होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण केवल और केवल नाक से होता है, वहीं अनुनासिक का संबंध नासिक का संबंध मुख और नाक नासिका दोनों से होता है। इनका उच्चारण दोनों स्थानों से किया जाता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं अब स्वरों के वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण जब हम करते हैं तो बहुत प्रकार से हम स्वरों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं, जथा मुख के आधार पर, जीवा के आधार पर, होठों की आकृति के आधार पर, होठों के खुलने के आधार पर, मुख में कितने उच्चारण स्थान हैं, उन सभी उच्चारण स्थानों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन हम इस पूरी की पूरी डिटेल को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। यदि आपको यहां तक ये डिटेल हमारी समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज हमें एक लाइक और कमेंट जरूर करें। इससे आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।